कंट्रोलिंग है, ठीक है। टुडे आवर टॉपिक इज कंट्रोलिंग। अगर आप देखेंगे वन ऑफ द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का सबसे लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कंट्रोलिंग क्या होता है। मतलब कंट्रोलिंग नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंफर्म्स टू द प्लान्ड परफॉर्मेंस। जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था स्टार्टिंग में, मैनेजमेंट जो प्लानिंग करता है, चाहे वो प्रॉफिट कमाने से रिलेटेड हो, चाहे उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मीट कर रहा है। यानी कि जब जैसे प्लानिंग करते हैं तो हम हमेशा टारगेट रखते हैं कि हम ये चीज अचीव करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग करते समय हम लोग एक्चुअल में टारगेट करते हैं, और एक्चुअल में हमारा क्या टारगेट अचीव हुआ वो दोनों को कंपेयर किया जाता है कंट्रोल। जैसे मान लीजिए कि किसी मैनेजमेंट ने प्लानिंग किया कि कम से कम वो 1,000 यूनिट बेचेंगे। जैसे कार की कंपनी है, उसने डिसाइड किया कि इस महीने या एक साल में हम 1 लाख कार बेच लेंगे। अब मान लो कि एक साल में 1 लाख कार अगर पर्टिकुलर एरिया में नहीं बेच पाए, तो इसका मतलब उन्होंने अपना टारगेट ढंग से अचीव नहीं किया है। उनकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कुछ गलती हो गई है उनसे। तो इसी को प्लानिंग के, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है मैनेजमेंट का जो ये सुनिश्चित करता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, क्या वो परफॉर्मेंस जो हमने प्लानिंग की थी वहां तक एक्चुअल में आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो हमें क्या क्या तरीके अपनाने होंगे जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को वहां तक ला सकें, ये चीज इसमें देखा जाता है। तो देखो कंट्रोलिंग क्या करती है, बेसिकली इट डिस्कवर्स द डेविएशन फ्रॉम द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज आप अचीव करेंगे, वहां से कितना डेविएशन आई है, मतलब उसमें कितना बदलाव है, उस चीज को देखती है कंट्रोलिंग। ये आइडेंटिफाई करती है रीजंस फॉर डेविएशंस। किस वजह से जो हमने सोच रखा था या जो हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो किस वजह से नहीं हुआ, क्या कमियां हमसे रह गई हैं, क्या क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे कि हम उस टारगेट को अचीव कर सकें। ये कंट्रोलिंग का काम है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो, मैं वही एग्जांपल दोबारा से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके बता रहा हूँ कि मान लो एक कंपनी ने ये टारगेट किया कि वो पूरे दिल्ली के अंदर अपने 1 लाख कार बेचेगी एक साल में। और कोई भी कंपनी मान लीजिए, कार की एक कंपनी है, उसने ये टारगेट किया। पता चला लास्ट में कि वो सिर्फ 80,000 कार ही बेच पाई, और 1 लाख की जगह ओनली 80,000 कार्स वर सोल्ड। तो सबसे पहले वो ये देखेंगे कि उनका डेविएशन कितने का हुआ है। तो पता चला डेविएशन 20,000 कार का हुआ, जो कि बहुत बड़ा संख्या है। मतलब आप ये देख लीजिए, 1/5 संख्या नहीं कर पाए वो टारगेट को अचीव। तो इससे ये पता चलता है कि उनमें कुछ ना कुछ कमियां थी। तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वजह से ये डेविएशन आई, ये जो डिफरेंस आया है किस वजह से आया है, और क्या क्या सजेशंस होनी चाहिए। मतलब क्या क्या वो सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या करने से ये चीज अचीव हो सकती थी, और आगे फ्यूचर में क्या करेंगे जिससे कि ये गलती ना हो उनसे। तो इसी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या करता है, डिस्कवर्स द डेविएशन फ्रॉम द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, and it also identifies the reasons for deviation, and it also suggests suitable action to avoid all these failures। तो जो भी फेलियर है उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या सजेशंस होंगे वो हमें कंट्रोलिंग देता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? क्लास, यस सर। तो कौन बता रहा है कंट्रोलिंग क्या है अपने लैंग्वेज में? एक बच्चा मुझे बताए तो जरा, देखूं आया है कि नहीं आया समझ में। क्या है कंट्रोलिंग, बताइए। अगर आया होगा तो आप बता भी दोगे। बताओ, कौन बता रहा है? हितेश, राहुल, साक्षी। Sir, a process through which management ensure the actual performance. एम आई ऑडिबल क्लास? यस सर। Yes, हाँ बताओ, sir. बताओ कौन बता रहा है? कोई नहीं बताएगा तो फिर क्या समझ में आया? आप अभी तो बोल रहे थे कि समझ में आ गया। हितेश बताना है। Sir, process through which management ensure the actual performance. हाँ, देखो ये एक ऐसा मैनेजमेंट का वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो भी उसने प्लानिंग किया था
क्या उसके अनुसार उसने टारगेट को अचीव किया? जैसे मान लो कार की कंपनी ने प्लान किया था कि 1 लाख कार दिल्ली में बेचेगी, तो क्या वो 1 लाख कार बेच पाई? अगर नहीं बेच पाई तो क्यों नहीं बेच पाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और अगर ये गलती हुई है तो किस वजह से हुई है? उस गलती का क्या, कैसे उसको सही किया जा सकता है? मतलब सजेस्ट करेगी कि क्या क्या गलतियां हैं और उस गलती को ओवरकम कैसे किया जाए। बस इतना सा है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, फीचर्स क्या है कंट्रोलिंग के। आप देखो सबसे पहला फीचर है कंट्रोलिंग का कि कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। देखिए कंट्रोलिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन। मतलब कंट्रोलिंग एक ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसके अंदर पहले ही गोल सेट कर दिया जाता है और उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। कभी भी आप देखेंगे कंट्रोलिंग के अंदर जो है ना, गोल को अचीव कराया जाता है, गोल को ओरिएंट किया जाता है। यानी कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो हिस्सा है जो इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ओवरऑल डायरेक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर कंसिस्टेंट और नॉट। जो भी उन्होंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कहीं कमी तो नहीं आ रही है, कमी आ रही है तो क्या कमी आ रही है, ये हेल्प करता है बताने में। तो ये एक तरह से गोल ओरिएंटेड फंक्शन है जो गोल को अचीव करने में मदद करता है। दूसरा आता है कि कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन। देखो कंट्रोलिंग जो है ना ये परवेसिव इन नेचर माना जाता है, क्योंकि ये हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, हर जगह आपको अवेलेबल होगा। जैसे मान लो मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले लूं, सपोज करो स्पोर्ट्स की टीम है तो वहां पे भी मैनेजमेंट होता है। आप देखे होंगे स्पोर्ट्स के प्लेयर के साथ मैनेजमेंट हमेशा कैरी ऑन करके चलते रहता है। तो अगर मान लो स्पोर्ट्स की टीम अच्छा नहीं कर रही है, टीम बार बार हारे जा रही है, गेम हार रही है, तो उन्होंने प्लानिंग किया था कि कैसे जीतेंगे और वो हार गए, तो फिर ऐसे में कंट्रोलिंग की जाएगी, देखा जाएगा किस वजह से हारे हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, उनकी कमियां क्या है, क्या उनको टीम से बाहर निकाल देना चाहिए या उनकी जगह कोई और लेके आना चाहिए, या फिर उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए और उनकी जो वीकनेसेस है उनको सही कर दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनकी वीकनेसेस खत्म करी जाए। तो ये सारी चीज तो स्पोर्ट्स में भी होता है। यही चीज हर जगह एप्लीकेबल है, हॉस्पिटल्स में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे तो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए जो कंट्रोलिंग है उसका एक फीचर ये है कि ये परवेसिव फंक्शन है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। अगर बिजनेस है तब भी और नॉन बिजनेस है तब भी। अब जैसे नॉन बिजनेस स्कूल्स नॉन बिजनेस है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कंट्रोलिंग होती है। कोई भी जैसे सपोज करो किसी स्कूल में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है ना, किस वजह से, तो अगली बार उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। तो यही चीज हर एक कुल मिला के जो कंट्रोलिंग है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस, हर जगह एप्लीकेबल है। आई होप ये भी पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को डाउट है? अगर नो डाउट सर। है तो पहले, ठीक है। तीसरा आ जाता है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो कंट्रोलिंग जो है ना ये कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि इसको ना वन टाइम एक्टिविटी नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार कर दिया आपने तो कंट्रोलिंग में वही चलता रहेगा, नहीं। ये बहुत डायनेमिक प्रोसेस है और इसके अंदर आपको कांस्टेंट एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपने जो एक्चुअल में प्लानिंग की थी क्या वो परफॉर्मेंस को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो डेविएशंस आ रही हैं उनको करेक्शन करना होगा। अब जैसे सपोज करो ये मेडिसिन का ये फोटो जो दिया है मैंने, इसमें देखो मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है। अब मेडिसिन में क्या होता है, आपने देखा होगा सिमिलैरिटी होती है, सब में एक जैसे कॉमन होती है। अब इसमें एक पीस गलत बन गया सपोज करो, तो जो गलतियां हुई हैं उस गलती को हमें सुधारना होगा, ठीक है। और उसमें जो भी करेक्शन है उसको हमें करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो हमेशा सही होगा, नहीं। कई बार आपको चेंज करते रहना पड़ता है। आपने देखा होगा आप एक ही मेडिसिन अगर ले रहे हो तो बार बार उसके कैप्सूल्स भी चेंज होते रहते हैं, डिजाइन चेंज होती है, कवर चेंज होता है। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूअस करते रहना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग भी इसी तरह का होता है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट क्या करता है, जब कोई डिसीजन लेता है, कोई प्लानिंग करता है और जब उसमें अचीव नहीं कर पाता या हो सकता है कि उससे ज्यादा अचीव कर ले। मान के चलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिसाइड किया कि 1 लाख कार बेचेगी दिल्ली में, गलती से क्या हुआ 1,20,000 कार बेच दी उन्होंने। इसका मतलब उनकी प्लानिंग में कमी थी, कहीं ना कहीं तो कमी थी उनकी, उनको अंदाजा ही नहीं था कि इतनी कार बिक जाएगी। अगर उन्होंने और बेचने की कोशिश की होती तो 1,20,000 से भी ज्यादा बिक जाते थे। तो ये अपनी गलती को सुधारेंगे। इसीलिए जो कंट्रोलिंग है कभी खत्म ना होने वाला एक्टिविटी है। आपने अचीव नहीं किया तब भी कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, अगर आपने जरूरत से ज्यादा अचीव कर लिया तब भी आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो ये हर समय चलता रहता है। अगर आपने रिजल्ट को एकदम अचीव कर दिया तो आप देखेंगे क्या स्ट्रेंथ थी,
उस स्ट्रेंथ को आप अगले बार भी यूज करेंगे और अपने वीकनेसेस क्या थी उनको भी थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो देयरफॉर कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस and it is not a one time activity, rather you can say it is a dynamic process and it involves constant analysis। आपको लगातार एनालाइज करना पड़ेगा, प्लानिंग करते रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि क्या क्या जरूरतें हैं, किस क्या क्या करने से और हमारे नीड्स जो हैं पूरी हो जाएंगी। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। एक और पॉइंट आता है, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। देखो स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग जो है ना, ये बैकवर्ड लुकिंग है एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग भी है। माना जाता है कि कंट्रोलिंग जो है, हमेशा कंट्रोलिंग करते समय हम पिछली परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब हमने प्लानिंग किया था, तो हम हमेशा प्लानिंग पहले करते हैं और बाद में उस पर काम करते हैं। तो अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम हमेशा प्लानिंग के हिसाब से कंट्रोल करते हैं कि उस समय हमने कितना टारगेट रखा था और आज हम कहाँ हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि हम पीछे की तरफ देख रहे हैं? जब भी आप कोई चीज को कंट्रोल करोगे तो जो आपने टारगेट रखा था उसी टारगेट को अचीव करने के लिए आप काम करोगे। तो ये चीज यही बताता है कि आपने जो टारगेट रखा था, वॉट एवर द टारगेट यू हैव केप्ट, जो आपने रखा था वो उसको आप पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए। तो आप हमेशा पीछे की तरफ देखते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाता है और रेमेडियल एक्शन लिया जाता है कि हम उसको फ्यूचर में अच्छा कर सके। तो हम पास्ट परफॉर्मेंस को देख जरूर रहे हैं, लेकिन हम उसको सही करने के लिए फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। मतलब जो हम पीछे की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एक्चुअल में हम जो हम पास्ट की देख रहे हैं वो एक्चुअल में हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। यानी जो हम अपने पीछे की गलतियों को पूरा नहीं कर पाए, वो हम आगे के लिए उसको करेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने टारगेट किया, किसी कंपनी ने टारगेट किया कि इतना सामान बेच लेगी, और मान लो उसने आगे वो बेच नहीं पाई। तो नहीं बेच पाई तो वो देखेंगे कि क्या कमियां हुई हैं और अगली बार उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। तो लुकिंग बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, आप पीछे की तरफ भी देख रहे हो कि आपने टारगेट किया, अचीव क्यों नहीं कर पाया, और आगे के लिए भी अपना रास्ता साफ कर रहे हो कि क्या करूंगा तो आगे और मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या मेरे से ये दोबारा गलती नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हम जब भी कंट्रोलिंग करते हैं तो जो हमने टारगेट सेट किया होता है उसको हम कंपेयर करते हैं। इससे पता चलता है कि हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, और जब भी हम उसमें टारगेट अचीव करके आगे देखते हैं कि क्या सुधारा जा सकता है, तो हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं। तो इसीलिए ये बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसीलिए इसको बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग भी कहा जाता है। फिर आता है कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। देखो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे आपको मेथड्स यूज करने होते हैं ये पता करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आपको हर समय मेथड्स को चेंज कर करके देखते रहना पड़ेगा, ठीक है, डायनामिक रहना पड़ेगा। जब भी कंट्रोलिंग किया जाता है तो आपको बहुत डायनेमिक रहना पड़ता है। मतलब आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई मैंने टारगेट अचीव नहीं किया तो क्या रीजन है। अब जैसे मान लो कार की कंपनियों ने, कईयों ने टारगेट रखा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन सबको पता है कि इस साल वो बेच नहीं पाए होंगे। वो इसका कोई रीजन बताएगा मुझे कि क्या रीजन रहा होगा कि इस बार टारगेट पूरा अचीव नहीं हो पाया है? किसी भी कंपनी का, मैक्सिमम कंपनियों का टारगेट अचीव नहीं हो पाया है। ठीक है, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से कंपनियों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन एकदम सिचुएशन वर्स हो गई और फिर सेकेंड वेव भी आ गई। अब थर्ड वेव का भी कुछ पता नहीं आएगी नहीं आएगी, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली बता रहे हैं आएगी, लेकिन कितना आएगी किसी को नहीं पता। तो इसीलिए कंट्रोलिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। अब अगर मान लो कोई कंट्रोलिंग कर रहा होगा कंपनी में, तो उसको ये पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। तो आपको नए नए मेथड्स अपनाने होंगे कि किस वजह से आप फेल हुए। और ऐसा सिचुएशन 100 साल पे, 200 साल पे, 1000 साल पे एक बार आता है, जो कि अभी आया है कोरोना का। तो इस तरह की सिचुएशन रेयर सिचुएशंस होती है। तो इसीलिए ऐसे में कंपनी जो है बहुत डायनामिक हो जाती है और वो देखती है कि और कौन कौन से मेथड अपनाए जा सकते हैं जिससे हम लोग अपने जो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए उसको हम अचीव कर लेंगे। तो इसीलिए डायनामिक है। तो डायनामिक का मतलब होता है कि आप नए सिरे से सोचना, कोई नया तरीका लगाना, नया दिमाग लगाना और उसको नए तरीके से सॉल्व करना उस प्रॉब्लम। तो कंट्रोलिंग भी यही करता है। कंट्रोलिंग को अगर लगता है कि भाई टारगेट हमारा इस वजह से पूरा नहीं हुआ और इसका हमारा ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर देता है और अपने आगे के जो
प्लानिंग है उसको उसी हिसाब से प्लान कर। तो ये 5 पॉइंट हैं स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग के। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे ये पांचों पॉइंट। मुझे बताइए इसमें से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले नो सर। पांचों पॉइंट लिख लोगे ना। अब यही देखो एग्जाम में पूछा जाएगा घुमा फिरा के, ठीक है। जैसे बैकवर्ड लुकिंग वाला बोल देगा कि एक पैराग्राफ दे सकता है। एक पैराग्राफ दे देगा कि एक कंपनी ने ये टारगेट किया था और ऐसे ऐसे रीजन हो गए थे और उसको अचीव नहीं कर पाई, तो फिर उसने नया प्लानिंग किया कि आगे फ्यूचर में उसको सही कर दिया जाए। बताओ कौन सा फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि जब कंपेयर कर रही थी तो बैकवर्ड देख रही थी और फ्यूचर के लिए प्लान कर रही है तो फॉरवर्ड लुकिंग। तो आपको बोल देगा आइडेंटिफाई करो वन ऑफ द फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर दोगे और उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ बोलो। आप हर बार कंट्रोलिंग को जब बोल रहे हो, जब टारगेट अचीव नहीं हो रहा, टारगेट अचीव होने के बाद भी तो होगी कंट्रोलिंग की, और कैसी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने प्लान किया और प्लान देखो, प्लानिंग करने के बाद आप कंसिस्टेंट उस पर देखते रहते हो कि कोई कमी तो नहीं आ रही है। और ज्यादातर कंपनियां आप मतलब हर 10 दिन पे 15 दिन पे उसका इवेल्युएशन करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने टारगेट रख दिया प्लान कर दिया और एक साल छोड़ दोगे बिल्कुल। आप हर समय उसमें एनालाइज करते रहते हो। तो आपको कमियां भी दिखती हैं। जैसे मान लो रोज इतना यूनिट सेल होनी चाहिए तो आज कम क्यों हुई, क्या रीजन है। तो इस तरह से आप इवेल्युएट करते रहते हो रोज रेगुलर बेसिस। तो कंट्रोलिंग हर समय चलता रहता है। कंट्रोलिंग जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, अभी तो मैंने बताया कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो आप भूल जाओगे। वन टाइम प्रोसेस नहीं है, लगातार आपको करते रहना पड़ेगा। और कंट्रोलिंग हर समय चलता है। जैसे ही आपने प्लानिंग कर लिया तो आप कंट्रोलिंग करना शुरू कर देते हो, उसको टुकड़ों में बांट देते हो और फिर आप देखते रहते हो कि इतना रोज रोज के हिसाब से टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप साल भर इंतजार करोगे पता चला प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। आप हर समय देखते रहोगे ना कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एक दिन में कितना होना चाहिए था, तभी तो आप बेचेंगे सामान। तो कंट्रोलिंग जो है ये लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्लानिंग को ध्यान में रख के किया जाता है। इज इट क्लियर। यस सर। तो प्लानिंग हर समय चलता रहेगा बेटा। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में, प्लानिंग कह रहा हूँ सॉरी कंट्रोलिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग देखो, कंट्रोलिंग क्या है, इसके फायदे क्या हैं, मतलब कंट्रोलिंग करने से क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए इससे क्या होता है कि अगर आप अच्छे से अगर अच्छे से कंट्रोलिंग करोगे तो आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हो, अकम्प्लिश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करता है, मेजर करता है कि आपने एक्चुअल में परफॉर्म कितना किया और आपने क्या स्टैंडर्ड रखा था। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका ये स्टैंडर्ड है और इसने ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो आप जो भी डेविएशन आएंगी उनको करेक्ट करोगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो कि बार बार मैं वही एक जानबूझ के एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ कार वाला, कि सपोज करो कार का एग्जांपल लेते हैं कि मारुति कार ने टारगेट किया कि 1 लाख कार बेचेगी। तो 1 लाख कार वो 12 महीने के अंदर बेचेगी, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 1 लाख कार का अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो ऑलमोस्ट जो है हमारा 8,000 के करीब आ रहा है। ठीक है ना, 8,000 समथिंग। तो हम एक मान के चलेंगे कि भाई हमारा जो स्टैंडर्ड टारगेट होगा हर महीने 8,000 कम से कम होना चाहिए सेल। अगर नहीं हो रहा है तो हम हमें पता चल जाएगा कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था वो अचीव नहीं हो पा रहा, एक्चुअल परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं आ रही है। तो हम और कोशिश करेंगे उसको सही करने की और उसको मतलब करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या कमियां हैं, देखेंगे क्या एम्प्लॉय कम पड़ रहे हैं क्या, तो और एम्प्लॉयज बुलाएंगे। तो कोई ना कोई रीजन होगा ना जिससे वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा होगा, तो वो रीजन हम पता करके और उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर नाउ। आ रहा है बेटा समझ में। ठीक है। Yes, sir. फिर है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखो कंट्रोलिंग का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि कंट्रोलिंग हमेशा हेल्प करता है चेक करने में कि हम कितने एक्यूरेट हैं। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था प्लानिंग करते समय, आज के बदलते एनवायरनमेंट में क्या हम उसको सही से स्टैंडर्ड को सेट कर पा रहे हैं, मतलब क्या हम उसके आसपास हैं।
इससे हमें क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड को सही कर सकते हैं, स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। सपोज करो किसी कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है इस क्वालिटी का होगा, और मान लो वो क्वालिटी खराब निकल रही है, अच्छा नहीं हो पा रहा है, उतना क्वालिटी में अच्छा नहीं है, तो आप उसको सही करोगे तुरंत, उसमें कुछ बदलाव करके, रिवाइज करके, और आप कोशिश करोगे कि वो जो प्रोडक्ट है उसी स्टैंडर्ड का निकल के आए। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ऐसे ही होता है कि जो टारगेट हमने रखा होता है या स्टैंडर्ड हमने सेट किया होता है कि इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर वो प्रोडक्ट उस तरह का नहीं है तो हम चेक करते रहते हैं बीच बीच, ठीक है, और अगर उसमें कोई कमियां आती हैं तो हम पता लगाते रहते हैं कि क्या कमियां हैं और उसको हम करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो कंट्रोलिंग होने से होता क्या है कि हम बिना मतलब में वेस्टेज नहीं करते, क्योंकि हम हर समय एनालाइज करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि क्या वीकनेसेस है, तो अननेसेसरी का रॉ मटेरियल कोई वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि करते के साथ ही पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए कंट्रोलिंग का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। कंट्रोलिंग होने से हम रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, देखो रिसोर्सेज में सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं है, ह्यूमन बीइंग भी होते हैं रिसोर्सेज। मान लो किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन करना है और उसके लिए 50 लोगों की जरूरत है, ठीक है, तो अगर हम 50 लोगों से ज्यादा रखेंगे तो कंट्रोलिंग के दौरान हमें पता चल जाएगा कि इतना काम सिर्फ 50 लोगों के द्वारा ही होना था, और हम लोगों ने 60% 60 पीपल को रख के भी नहीं कर पाए। इसका मतलब हम अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अननेसेसरी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, और वो भी टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या हम उनका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमें उन्हें और ट्रेनिंग देने की जरूरत है। मतलब अगर हमें मान लो पता चलता है कि वो बार बार उनसे प्रोडक्ट खराब हो रहा था, या एक ही काम को 3 3 बार करना पड़ रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, उनको और प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने से हम अपने रिसोर्सेज का और अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कम लोग को भी जॉब पे रख के हम उनसे आउटपुट अच्छा ले सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग की वजह से ही पॉसिबल है। इमेजिन करो अगर कोई चेक नहीं करता कि क्यों, क्या गलती है, किस वजह से हम टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये भी ना पता चलता है कि कमियां क्या हैं, तो फिर हमें यही नहीं पता चलता कि लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। तो इसलिए कंट्रोलिंग जो है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। इज इट क्लियर नाउ Yes, sir. स्टूडेंट? ठीक है ना? तो इस तरह से ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। देखो कंट्रोलिंग क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि जो एम्प्लॉय है वो अवेयर रहे कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह का प्रोडक्ट उसमें बनाना है, क्या स्टैंडर्ड सेट किया गया है और किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वो बनाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉय काफी हाईली मोटिवेटेड रहता है, उसको पता होता है कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, और उसको ये भी पता रहता है कि बार बार उसके काम को कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग होता है, चेक किया जाता है कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें एम्प्लॉय काफी मोटिवेटेड रहता है। उसको पता है कि अगर वो मेहनत करके काम को टाइम पे पूरा कर देगा, ढंग से पूरा कर देगा, तो कोई तो है जो उसकी काम को देख रहा है, कोई है जो उसके आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको अप्रिसिएट भी करेगा। तो इसीलिए वो काफी अच्छे से मोटिवेट रहता है, क्योंकि उसे अप्रिसिएशन भी मिलेगा अगर उसने टाइम पे काम पूरा कर दिया और ढंग से कर दिया, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मोटिवेशन मिलेगा कि भाई अच्छा कर रहे हो, तो वो काफी ज्यादा मोटिवेट रहेगा। यही चीज आपके साथ भी होता है स्कूल में। जैसे आप स्कूल में क्लासेस में टॉपिक्स पढ़ते रहते हो, अगर हर टॉपिक का आपका टेस्ट होता रहता है, या यूटी होता है, हाफ ईयरली होता है, एनुअल होता है, तो आप मोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कोई है जो आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है बार बार। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो काफी मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ भाई हमें और पढ़ना है, अगली बार और मार्क्स लाने, बिकॉज somebody इज वॉचिंग यू एंड somebody देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर यू, यू हैव केप्ट योर ओन स्टैंडर्ड कि भाई मेरे को इतना मार्क्स लाना है। और अगर आप वो लाते हो तो आप हाईली मोटिवेट रहोगे, नहीं लाते हो तो आप देखोगे क्या गलतियां हैं, क्या करेक्शन करने की जरूरत है, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलती है। इमेजिन करो कि ऐसा कुछ ना होता, इमेजिन करो कि बच्चों का एग्जाम ही ना होता, तो क्या वो मोटिवेटेड रहते पढ़ने के लिए? आंसर है नहीं रहते। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को चेक नहीं किया जाएगा कि वो काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मान लो कंट्रोलिंग ही नहीं रहेगी, तो फिर ऐसे में वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगी, वो करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, बोलेंगे कौन देख रहा है, कोई देखने वाला तो है नहीं, छोड़ो हटाओ, काम नहीं करेंगे। तो ये एक सबसे खास बात होती है कि मोटिवेशन एम्प्लॉय को तभी मिलती है इफ somebody is watching him while performing and judging his work।
आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. एक और पॉइंट है बेटा, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो कंट्रोलिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसकी वजह से क्लोज वॉच रहता है एक्टिविटी पे, जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना उन पे नजर रखता है कोई ना कोई आदमी, तो इससे ना ऑर्डर भी आता है और डिसिप्लिन भी आता है। डिसिप्लिन इसलिए आता है कि आपको पता है कि आपको ये टारगेट अचीव करके देना है, तो इसकी वजह से आप काम को अपना रेगुलर करेंगे, टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, सब चीज आप मतलब अच्छे तरीके से करेंगे, प्रॉपर मैनर, और हर चीज ऑर्डर वाइज होगा। जैसे कोई अगर हमने मान लो टारगेट रखा हुआ है कि इतने दिन में ये अचीव हो जाएगा, तो वो ऑर्डरली काम समय पे पूरा होगा। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है कि कंट्रोलिंग होने से ये सब चीजें टाइम पे होगी। जैसे सपोज करो एक कार बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसने टारगेट रखा कि एक कार, एक दिन में 10 कार बनाएंगी, ठीक है, और 50 टायर मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि 10 कार में 50 टायर लगेंगे ही लगेंगे, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ भाई? एक एक चार तो व्हील, 4 व्हील चाहिए, और वो डिपेंड करता है किस तरह की कार है, और एक एक्स्ट्रा रहता ही रहता है स्टेफनी। तो आप देख के चलो, इसमें मान लो ऐसे, तो अगर प्रॉपर तरीके से काम होगा तो दोनों चीजें एक साथ होंगी, यानी ऑर्डर में होंगी। अब मान लो कार बन गई और टायर का आता पता नहीं है, तो फिर कैसे उसको कंप्लीट करोगे? तो इसीलिए इसमें ऑर्डर में होता है, प्रॉपर तरीके से। अच्छा, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी है। अगर प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग रहेगी तो काम कोऑर्डिनेशन में होगा, मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से कोऑपरेट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर दोनों ने काम ढंग से नहीं किया तो किसी का भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको दोनों को मिलजुल के करना पड़ेगा काम। तो इससे कोऑर्डिनेशन भी आती है, कंट्रोलिंग होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आती है। इमेजिन करो एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट जब तक सेल नहीं करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करके रख देगा, और सेल्स डिपार्टमेंट सेल नहीं करेगा, तो काम कैसे होगा पूरा? तो इसीलिए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. फिर एक और पॉइंट आता है, डिसीजन मेकिंग। देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंप्लीट करता है, मतलब द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज कंप्लीट व्हेन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। ठीक है, जब आप करेक्टिव एक्शन लोगे, डिसीजन सही लोगे, तभी जाके काम पूरा होगा। तो कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम डिसीजन मेकिंग अच्छा करते हैं। मान लो प्लानिंग करते समय हमसे कोई गलती हो गई, हमें अंदाजा नहीं था, हमें लॉस हो गया, या हम काम को टाइम पे पूरा नहीं कर पाए, तो कंट्रोलिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो काम पूरा नहीं हुआ, और उसके रिगार्डिंग हम सही डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में ये गलती ना करें। तो यही है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का, कि ये क्या करता है, डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मदद करता है, और प्रॉपर तरीके से हमें डिसीजन ले पाने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स यही थे इंपॉर्टेंस हमारे कंट्रोलिंग की। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख सकते हो कि पहले तो ये गोल को अचीव करने में मदद करता है, फिर एक्यूरेसी लाता है जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उसमें, फिर रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता है, जो एम्प्लॉय काम करते हैं अननेसेसरी बैठे ना रहें, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है तो दो, ये सब जरूरत है। इंप्रूविंग एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का काम करता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन आता है, और कोऑर्डिनेशन आ जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ठीक sir. है, तो आज इतना ही हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगली क्लास में हम इसके लिमिटेशंस करेंगे, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा हमारा, लिमिटेशंस ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोलिंग के प्रोसेस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो दो ही टॉपिक हमारे रह गए, एक तो लिमिटेशंस और एक कंट्रोलिंग के प्रोसेस, जो हमारे एग्जाम में आएगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो आज इतना ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लीव करें? Yes. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी लीव करने से पहले। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा और स्लाइड सेंड कर दूंगा, आप इसको अच्छे से एक बार नोट्स बनाते समय अच्छे से देख लेना।